गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में से सरकारी बजट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग सरकारी बजट का अर्थ, सरकारी बजट के अवयव, सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, सरकारी बजट के व्यय का वर्गीकरण, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, योजनागत और गैर योजनागत व्यय तथा संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले सरकारी बजट का अर्थ क्या है। संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी सालों तक रहता है। अतः दो तरह के खाते वित्तीय से संबंधित हैं। उन्हें राजस्व खातों में शामिल किया गया है, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं। जिसका संबंध सरकार की संपत्ति या देनदारियों से है, वह पूंजीगत बजट कहलाता है। इन खातों को विस्तृत से समझने के लिए पहले हमें बजट के उद्देश्यों को समझना आवश्यक है। बजट किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी बजट के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है, सरकार का जनतंत्र में उद्देश्य जन कल्याण है। और जन कल्याण अर्थव्यवस्था में जब विकास होगा तब अधिक होता है। सबसे पहला जो उद्देश्य है सरकारी बजट का आवंटन कार्य। सरकार निश्चित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, जिन्हें बाजार तंत्र कहा जाता है, मार्केट मैकेनिज्म। उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच विनिमय होता है। यदि उत्पादक निजी क्षेत्र से है तो वह निजी वस्तुओं का विनिमय कहलाता है। यदि वह उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र से है, सरकारी क्षेत्र से है, तो वह सार्वजनिक सुविधाएं या सार्वजनिक वस्तुएं कहलाते हैं। तो हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझना है कि किन वस्तुओं को निजी वस्तु कहा जाता है और किन वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय सड़क है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सरकारी प्रशासन है, सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, ये सभी सार्वजनिक वस्तुएं हैं जिनकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है और जिसका लाभ हर एक व्यक्ति ले सकता है। लेकिन निजी वस्तुएं जैसे कि कार है, निजी स्कूल है, निजी अस्पताल है, ठीक है, ये सभी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो उस कीमत को चुकाने में सक्षम होते हैं वही केवल निजी वस्तुओं का उपभोग करने में समर्थ कहलाते हैं। भारत में बहुत सारे आय के वर्ग हैं, जिसमें अमीर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, गरीबों में से गरीब एक वर्ग है। तो सभी वर्गों को निजी वस्तुएं खरीद पाना संभव नहीं है। तो जिन लोगों के लिए ये संभव है वह
खुले बाजार से निजी वस्तुओं को कीमतों को चुकाकर खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं उन लोगों के लिए उन वस्तु की उपलब्धता हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत होती है और उसी के चलते हमें सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण सही तरीके से करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। उसने उस चॉकलेट को खरीदा है, उस शर्ट को खरीदा है, इसलिए वो पहन रहा है। लेकिन यदि हम सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों की जब बात करते हैं तो उनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध होंगे। पार्क खुलेगा सार्वजनिक तो कोई भी व्यक्ति वहाँ टहल सकता है। सड़क बनेगी तो कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजर सकता है। वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा सरकार की तरफ से तो शुद्ध वायु सबको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तुएं कहलाते हैं। अतः एक साथ कई लोग जिन वस्तुओं का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहाँ कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंद्वात्मक नहीं होता है, मतलब हर एक व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर पाता है, उन वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। सरकारी बजट का पुनर्आवंटन कार्य, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सरकार बजट के द्वारा पुनर्आवंटन वितरण के द्वारा करती है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है या फिर सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। निजी आय में से जो भाग अतः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे हम वैयक्तिक आय कहते हैं। इसमें जिस भाग का खर्च किया जाता है वह भाग प्रयोज्य आय कहलाता है। मतलब कुल इनकम में से जब कर की राशि वजा कर दी जाती है तो जो बचता है वो प्रयोज्य आय है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको 4 लाख रुपया आपकी सालाना आय है, उसमें से कर की राशि अगर 15,000 माइनस हो जाती है तो कर देने के बाद 4 लाख में से कितना पैसा बचता है? 3,85,000। 3,85,000 जो है वो उसकी प्रयोज्य आय होगी। ठीक है, तो कुल आय में से टैक्स कट जाने के बाद जो बच जाती है वह उसके उपभोग के लिए इस्तेमाल होती है, उसे प्रयोज्य आय कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाए। तो करों के दरें हमारे यहाँ पे प्रगतिशील कर है। जिसकी आय बहुत अधिक है उसको अधिक मात्रा में कर देना पड़ता है और अधिक राशि उससे वसूली जाती है और उस राशि का इस्तेमाल गरीबों में सार्वजनिक वस्तुओं और सुविधाओं का पहुंच करने के लिए या वितरण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके कारण जो सुविधाएं अमीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में किमान मिनिमम जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह सुविधाएं कम से कम गरीब लोगों तक पहुंच पाए, जिसके कारण इस वितरण को हम न्याय संगत मानते हैं। न्याय संगत का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक व्यक्ति जो गरीब हो या फिर अमीर हो, कम से कम उसे जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो। यह सरकारी वितरण का या बजट का उद्देश्य है। सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, स्टेबलाइजेशन। अर्थव्यवस्था को बहुत सारे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है और उन आर्थिक संकटों से अर्थव्यवस्था को बहुत सारे धक्के लगते हैं, शॉक्स। तो उन धक्कों को स्थिर कराना, अर्थव्यवस्था को पूर्ववत
लाना, स्टेबलाइज करना, स्थिरीकरण करना, यही बजट का एकमात्र उद्देश्य है। सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। आय में उतार चढ़ाव हो गया तब भी सरकार को कुछ कार्य कर कर उसमें नियंत्रण रखना पड़ेगा। रोजगारों में वृद्धि होती है या रोजगारों में कमी होती है तभी भी सरकार को क्या है, हस्तक्षेप कर कर उसमें कार्य करना पड़ता है। कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। तो निजी लोगों की तरफ से किस प्रकार से कुल आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी सरकार को प्रयासरत रहना पड़ता है। यदि मांग बढ़ानी है तो करों की दरों को कम करना पड़ेगा। करों की दरें कम होगी तो कीमतें कम होगी, तो लोग उस वस्तु की पहले से अधिक मांग करेंगे। किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। अब क्योंकि मजदूरी की दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद और नीचे नहीं गिरती, रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें होने वाली नहीं है, कोई ना कोई उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और सरकार जब भी ऐसी स्थितियां विपरीत होती है तो सरकार उस हिसाब से अपना कार्य करना शुरू कर देता है और उसका प्रावधान बजट में किया जाता है। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए। अब उत्पादन से मांग अधिक है तो हमें पता है कि मुद्रा की स्फीति की संभावना हो जाएगी, तो मांग कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। इनकम टैक्स बढ़ाओ या फिर उत्पादनों पर टैक्स बढ़ाओ, तो जिसके कारण कुछ लोग उसको लेने से क्या करेंगे, पीछे होंगे। तो जब मांग थोड़ी कम हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहेगी। तो मांग को कम करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पूरी की जाएगी। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। मांग में वृद्धि लानी है या मांग में कमी लानी है, दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। यहाँ पर सरकारी बजट के अवयव बताए गए हैं। सरकारी बजट को दो में विभाजित किया गया है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो जो रेवेन्यू बजट है, राजस्व बजट है, उसके दो भाग हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां फिर से हम कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियों में विभाजित करते हैं। राजस्व व्यय को योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय में विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार पूंजीगत बजट का भी है। पूंजीगत बजट को भी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय में विभाजित किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों को फिर से विभाजित किया जाता है। पूंजीगत व्यय को योजनागत और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में विभाजित किया जाता है। तो एक आपका ये चार्ट है जिससे पता चलता है कि सरकारी बजट के कौन कौन से अवयव हैं। अब इन सभी अवयवों को हमें विस्तृत से पढ़ना है। सबसे पहले प्राप्तियों का वर्गीकरण हम देखते हैं। बजट में राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है, मतलब इसे वापस करना नहीं है ना। राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिनके कारण ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है या देयता का निर्माण होता है, उसे राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। कर राजस्व, जो कि राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है,
उसका प्रत्यक्ष करों से अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक आय का स्रोत है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो भुगतान करने वाला और कर का भार वहन करने वाला एक ही व्यक्ति है, तब हम उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यदि कर का भुगतान करने वाला और कर का भार वहन करने वाला व्यक्ति अलग अलग है, तब हम उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि करों को समाविष्ट किया गया है। और अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, एंटरटेनमेंट टैक्स आदि को सम्मिलित किया गया है। अन्य प्रत्यक्ष करों में संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति कर, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है, से कभी भी बहुत राजस्व का संग्रह नहीं हुआ है तथा इसलिए इन्हें कागजी कर भी कहा गया। ऐसे भी कुछ कर है जिनको वसूलना ही उस कर की प्राप्तियों से ज़्यादा खर्चीला है। तो ऐसे करों को अभी मिनिमाइज किया गया है, उनको निकाल दिया गया है। पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाता है और भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अधिक से अधिक आय कमाने वाले से अधिक मात्रा में कर वसूला जाए। इसलिए भारत में अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जैसे आयकर है, तो जिसका इनकम 5 लाख तक है उससे हम 5% कर के रूप में लेते हैं। 5 लाख से 7 लाख रुपए तक जिसकी आय है उससे हम 10% ले रहे हैं। 7 लाख से 10 लाख तक है उससे हम 15% ले रहे हैं। इस प्रकार से करों की दरें क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब जो अधिक आय कमाने वाला वर्ग है उनसे करों के रूप में अधिक राशि प्राप्त हो। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है। फर्मों पर अनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभ युक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। अनुपातिक आधार मतलब क्या है? जैसे सिंपल सबके लिए एक कीमत के अनुपातिक मतलब क्या है? इन प्रोपोर्शन, सेम रेशो में। अब जैसे हम उत्पादन है, साबुन है ना, उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो समान है। अब वो साबुन अगर हम अमीर भी खरीदता है तो उतने में ही मिलेगा, गरीब भी खरीद रहा है तो उतने में ही मिलेगा। और पर यूनिट साबुन पर जो टैक्स सरकार ने लगाया वो भी कैसा है? सेम है, अनुपातिक है। कर की दर लाभयुक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा जाता है अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है। अभी हमारे भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी में जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं उनको 5% कर में रखा गया है। 5% है, फिर 5% से लेकर 20% तक करों को लागू कर दिया गया है। अगर विलासिता की वस्तुएं हैं तो उनकी दरों करों की काफ़ी ऊंची होती है। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण, शक, ब्याज प्राप्तियाँ, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश, लाभ तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ आदि शामिल होती है। कर या करेत्तर। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए गए नगद सहायता अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। हमें विदेशों से या विदेशी संस्थाओं से बहुत सारा अनुदान नगद प्राप्त होता है, उसे हम गैर कर राजस्व प्राप्तियों में रखते हैं।
राजस्व प्राप्ति के आकलन में वित्त विधेयक में किए गए कर प्रस्ताव के प्रभाव पर विचार किया जाता है। तो यहाँ मुख्य इसका स्रोत क्या है? कर है। तो राजस्व प्राप्तियों में हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिनके कारण या तो परिसंपत्तियों में कमी आती है या देयता का निर्माण होता है। आइदर रिडक्शन इन एसेट और क्रिएशन ऑफ लिएबिलिटीज। सरकार को ऋणों के रूप में जो धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से भी जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है उन्हें उसकी अदायगी भी करनी होती है। अतः ऋणों से देयता पैदा होती है। इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, सरकारी संपत्ति के शेयरों की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश से सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा में कमी हो जाती है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों में कमी आती हो उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ यह है कि ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर ब्याज भी दिया जाएगा। इसी भांति जब सरकार किसी अस्थि को बेचती है, संपत्ति को बेचती है, तो इसका अर्थ है कि भविष्य से इससे प्राप्त आय समाप्त हो जाएगी। भविष्य में अब उस संपत्ति से आय हमें नहीं प्राप्त हो सकती। इस प्रकार ये प्राप्तियाँ ऋण उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक हो सकती है। ऋण उत्पादक मतलब जहाँ से हमने ऋण लिया हुआ है। अगर विनिवेश है तो वो क्या है? गैर ऋण उत्पादक कहलाई जाती है। अब व्यय का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय। मतलब राजस्व व्यय ऐसा व्यय है जिनके कारण ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देयताओं में कमी आती है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपभोग, ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानें आदि पर किए गए व्यय से होता है। जैसे कि सामान्य प्रशासन है ना। सामान्य प्रशासन मतलब हमारे पुलिस हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, है ना, जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा या उनके अंदर में काम करने वाले सभी कार्यालय हुए, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये सभी चीज़ें क्या है? राजस्व व्यय के सरकारी विभागों के द्वारा सामान्य कार्यों में आते हैं। इन पर किया गया व्यय क्या है? राजस्व व्यय कहलाता है। बजटीय दस्तावेज में कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय मदों में बांटा जाता है। अब यहाँ कुछ कार्य योजनागत में होते हैं, कुछ गैर योजनागत में होते हैं। योजनागत राजस्वगत व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से है। मतलब जो कार्य योजना के तहत है, पंचवार्षिक योजना हो या फिर हमारी पर्सपेक्टिव प्लान्स हो, एक वर्ष की वित्तीय योजनाएं हो, उनके लिए जो खर्च किया जाता है वो योजनागत व्यय में जोड़ा जाता है। गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल होते हैं। गैर योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी, पिछले सालों में लिए गए ऋण पर ब्याज अदा करना, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान, सहायता, वेतन और पेंशन आते हैं। तो ये उसका सबसे महत्वपूर्ण मद है। बाजार ऋणों, बाह्य ऋणों और विविध आरक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी सरकार के द्वारा की जाती है। गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। प्रतिरक्षा व्यय मतलब हम डिफेंस पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जो कि गैर योजनागत में आता है। इस अर्थ में यह प्रतिबद्ध व्यय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस मद में अधिक कटौती का क्षेत्र अत्यल्प है।
तो राष्ट्रीय सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमें भले ही वो अनुत्पादक कार्य है लेकिन उस पर व्यय करना आवश्यक हो जाता है। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है जिसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है। सार्वजनिक वस्तुओं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का अल्प मूल्यन के माध्यम से अव्यक्त उपदान प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार निर्यात, ऋण पर ब्याज, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों जैसे मदों पर व्यक्त रूप में भी उपदान प्रदान करती है। यहाँ मतलब आर्थिक सहायता, सब्सिडी है ना। सरकार बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें सामान्य जनता के परचेसिंग पावर में, खरीदने की क्षमता में लाने के लिए उन पर आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी देती है, जिसके कारण उन वस्तुओं की कीमतें थोड़ी कम हो जाए और सामान्य लोग उसको खरीद पाए। तो ये सब चीज़ें राजस्व व्यय के तहत की जाती हैं। दूसरा जो प्रकार है वो पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय ये सरकार के व्यय है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। मतलब पूंजीगत व्यय क्या करता है, परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या देयता में कमी लाता है। ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो पूंजीगत व्यय को भी योजना और गैर योजना, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया जाता है। वित्तीय व्यय के अंतर्गत योजना एवं गैर योजना के अंतर स्थापित किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य या संघ शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल होते हैं। बजट प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवार्षिक योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबद्ध है तथा इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। तो यहाँ जो पूंजीगत व्यय है, ये पूंजीगत व्यय क्या है, सरकार के द्वारा किया गया प्रतिबद्ध व्यय है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के द्वारा बजट के साथ 3 नीतिगत विवरणों का होना आवश्यक है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रहता है, जो इस बात का परीक्षण करता है कि क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाजार ऋण ग्रहण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितने उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको राजस्व व्यय में खर्च करना है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो उसे पूंजीगत व्यय में खर्च करना है। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों में किसी प्रकार के विचलन के औचित्य का निर्धारण करते हुए वित्तीय क्षेत्र में सरकार के प्राथमिकताओं को तय करता है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है, तो राजकोषीय नीतियों के द्वारा हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार के वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन से संबंधित अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जा सकता है। यहाँ आपको केंद्रीय सरकार की प्राप्ति और व्यय का 2018-19 का अनुमानित बजट दिया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बताया गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, 8.2 है। राजस्व व्यय कितना है, 10.6 है। राजस्व घाटा अगर हम वहाँ देख लेते हैं तो वो कितना है, 2.3 है।
पूंजीगत प्राप्तियाँ 3.9 है, पूंजीगत व्यय 3.4 है। अगर हम गैर ऋण प्राप्तियाँ देखते हैं तो वो 1.6 है और कुल व्यय जो है वो 2.2 है। राजकोषीय घाटा 3.4 है, प्राथमिक घाटा 0.3 है। तो ये मुख्य जो बजट का ड्राफ्ट होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। बजट को हम संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना होगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। इसका मतलब कुल व्यय या कुल प्राप्तियों के बराबर होता है तो वह संतुलित बजट कहलाता है। कुल प्राप्तियाँ कुल व्यय से अधिक है तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है और कुल प्राप्तियों से कुल व्यय अधिक है तो उसे घाटा बजट कहा जाता है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। इसका फार्मूला क्या है? राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय वजा राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ अगर हम निकाल देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वह हमारे लिए राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सरकार जो कुल व्यय है उसमें से कुल प्राप्तियों को निकालना, उधार को छोड़कर। इसलिए सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये अगर हम कुल व्यय से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऋणगत पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसका मतलब क्या है? बोरोइंग। तो राजकोषीय घाटों में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाना है, न कि निवेश के लिए। तो राजकोषीय घाटा बताता है कि अर्थव्यवस्था में उस वित्तीय वर्ष में कितना उधार लिया गया है। प्राथमिक घाटा, जिसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं में संचित ऋण पर दायित्व शामिल होते हैं। प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रकाश डालना है। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटों की परिकलन करते हैं। सरल भाषा में यह वह शेष है जो राजकोषीय घाटों में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। तो राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज की रकम निकल जाती है तो जो बच जाती है वो उस साल में लिया गया उधार और किया गया व्यय है। सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा वजा निवल ब्याज दायित्व। निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने की शेष राशि आती है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो सरकारी बजट में इतना ही। धन्यवाद।